वेलकम करता हूँ सभी को फिर से और एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम फिर से कुछ और एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और एक स्पेशल मेथड का जो एग्जाम्पल होता है, कैसे सॉल्व करना होता है, इसको कैसे होता है वो चीज़, वो हम देखेंगे। उससे पहले हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो अभी सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर सॉल्व करने के बाद आंसर मिलाओ। सॉल्व 7 इंटू वाई प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 14। और दूसरा है 4 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2। अभी देखो, इन सबको कुछ ऐसे फॉर्म में लिखा है ना। हमें इनको मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करके a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 लिखना है। ऐसे फॉर्म में लिखना है, ऐसे फॉर्म में नहीं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करो, सिंप्लीफाई करो तो 7y प्लस 21 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर माइनस 2x माइनस 4 हो जाएगा और ये 14 रहेगा, ठीक है। फिर 7y, अच्छा, प्लस 21 माइनस 4 मतलब प्लस 17, प्लस 17 उस तरफ जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। तो 7y माइनस 2x इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। और फिर अभी देखो क्या करना है। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर सकते हो या फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है तो इस इक्वेशन से किसी भी एक के वैल्यू को निकालो। मतलब अगर y का वैल्यू निकालना है तो x को उस तरफ भेज दो, तो ये होगा प्लस 2x और 7 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड बाई 7। यहाँ से y का वैल्यू आपका आएगा 2x माइनस 3/7 आएगा। और अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो x लिखो ऐसे, 2x माइनस 2x लिखो, फिर y उस तरफ चला जाएगा तो माइनस 3 माइनस 7y, फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस 7y, माइनस माइनस कैंसिल, फिर यहाँ पर x होगा 3 प्लस 7y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर इसी x के वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में आपको पुट करना है, ठीक है। फिर आपको y का वैल्यू मिलेगा, फिर y का वैल्यू मिलने के बाद किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको x का वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसलिए हम अभी एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो इससे पहले हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये होगा 4y माइनस 8 प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 2। फिर यहाँ पर ये होगा 4y प्लस 3x, तो ये होगा माइनस 17 और इस तरफ जाएगा तो प्लस 17 और 19 हो जाएगा, ओके। अच्छा, अभी क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अभी देखो, अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा वाला आपको वेरिएबल एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि x को एलिमिनेट करूँगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x के कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा। अभी देखो, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है। तो क्या करना है, सिंपल है, बस 2 और 3 का एलसीएम ले लो, क्या होता है 6। सो 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। अभी मुझे बताओ, 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें 6 मिलेगा, और 3 में कितना मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें 6 मिलेगा। तो तुम बोलोगे भाई आसान है, अगर हम 2 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। तो क्या करना है कि इस इक्वेशन के साथ आपको 3 मल्टीप्लाई करना है, और 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिलेगा। तो इस इक्वेशन के साथ आपको 2 मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया कैसे किया? है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है भाई, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद आपको आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू 7 मतलब 21y, माइनस 3 इंटू 2 होगा 6x, और यहाँ पर माइनस 3 इंटू 3 9, माइनस 9। और फिर इक्वेशन 2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यह होगा 4 इंटू 2 8y प्लस ये होगा 6y इक्वल टू ये होगा 38, है ना। अभी क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 3 पकड़ेंगे और इसको इक्वेशन 4 पकड़ेंगे।
अभी देखो, जिसको हमने एलिमिनेट करने के लिए सोचा था उसके जो टर्म्स है उनका साइन अलग अलग है, डिफरेंट साइन है। तो याद करो, मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बोला था कि अगर डिफरेंट साइंस होता है तो क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो कर दो प्लस। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, 21y माइनस 6x इक्वल टू -9, और ये होगा 8y प्लस 6x इक्वल टू 38। अभी प्लस हो रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, है ना। प्लस होने से नीचे ऐसे साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ माइनस में ऐसा होता है, ठीक है। फिर प्लस होने से तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस होगा 29y हो जाएगा, और ये प्लस होने के बाद होगा 29, ये भी 29 होगा, ठीक है। तो y का वैल्यू आ जाता है कितना, 1। अभी y का जो वैल्यू आया है 1, ये आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन में। आप चाहो तो इक्वेशन 1 में डाल दो, 2 में डाल दो, 3 में डाल दो, 4 में डाल दो, अरे कोई बात नहीं, किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, भाई आपकी मर्ज़ी है सब, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस इक्वेशन में डाल लेता हूँ, नहीं इसमें डालता हूँ, ठीक है। थोड़ा छोटा लग रहा है मेरे को ये। तो इक्वेशन 1 में हमने पुट किया कर दिया है, तो 7 इंटू वाई मतलब 7 माइनस 2x इक्वल टू -3। अभी 7 उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा -10, और फिर यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होकर 5, ठीक है। तो x का वैल्यू आ चुका है 5। चलिए भाई, हो गया भाई, समझ में आ गया एलिमिनेशन मेथड कैसा। अभी हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, आपकी मर्ज़ी आप कैसे करोगे, लेकिन मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एलिमिनेशन से करो, बिकॉज ये जल्दी जल्दी आपको हो जाता है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूँगा, तो यहाँ से हाँ ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इक्वेशन 1 को पकड़ लेता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था 7y माइनस 2x इक्वल टू -3, है ना। हाँ भाई, अभी मैं यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेता हूँ। सपोज y का वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, तो 7y को इस तरफ रखूँगा, 2x को उस तरफ भेज दूँगा, तो -3 प्लस 2x। फिर 7 को भी उस तरफ भेज दूँगा, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, -3 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 7, है ना। अभी इसी y के वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब सेकंड इक्वेशन क्या था, सेकंड इक्वेशन ये है, ठीक है। सिंप्लीफाई, मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई वाला लिख रहा हूँ, आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये होगा, इक्वेशन 2 में बिठा दूँगा। इक्वेशन 2 क्या है, 4y प्लस 3x, 4y प्लस 3x इक्वल टू 19, ओके। अभी y के जगह पर इस पर वैल्यू बिठा दो, 4 इंटू -3 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3x इक्वल टू 19। फिर यहाँ से ये होगा -12 प्लस 8x डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3x इक्वल टू 19। फिर एलसीएम ले लो, 7 हो जाएगा एलसीएम 7 लेने से -12 प्लस 8x प्लस ये 21x हो जाएगा इक्वल टू 19। अभी ये होगा 29x, ये होगा 29x, और ये 7 इंटू 19 कितना होगा, 7 इंटू 19 हो जाएगा 133 आई गेस, हाँ 133 होगा, देख लेता हूँ। इसमें 63 तो ये 3, हाँ भाई 133। फिर यहाँ पर -12 है, उस तरफ जाने से +12 हो जाएगा, मतलब कि 145 समथिंग, ओके। फिर x का वैल्यू होगा 145 डिवाइडेड बाई 29, जो कि होगा 5, ठीक है। देख लेता हूँ फिर भी, 29 इंटू 5 कितना होगा, यहाँ पर 5 और ये 45 का 4, हाँ भाई ठीक है। तो देखो भाई, फिर से हमारा x का वैल्यू 5 आ चुका है, y का वैल्यू, अच्छा सॉरी, अभी x का वैल्यू आया है ना, अभी y का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू 5 आया है,
अभी x के वैल्यू 5 को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या तो इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं x का वैल्यू। चलिए, तो अभी इक्वेशन 1 में y इक्वल टू -3 + 2 × 5 है ना, डिवाइडेड बाई 7, और यहाँ पर y हो जाएगा -3 + 10/7, मतलब 7/7, मतलब 1। ठीक है, 7/7 मतलब 1। तो यहाँ से हमारा आंसर आ चुका है, फिर से सेम आंसर आ चुका है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको कौन सा वाला मेथड ईजी लगा? तो आप बोलोगे भाई कि एलिमिनेशन मेथड से जल्दी जल्दी हो जाता था, इसमें तो भाई पहले इससे ये निकालो, फिर इसको दूसरी इक्वेशन में डालो, फिर एक वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, फिर इसको उस एक्स का या फिर वाई का वैल्यू मिलेगा, फिर उस एक्स या फिर वाई के वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में फिर से पुट करो, दूसरी इक्वेशन नहीं, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो तो वाई का वैल्यू मिलेगा, ऐसा है। ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, आई नो, लेकिन कभी कभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी काम हो जाता है। ठीक है, कुछ डेसिमल्स के अगर होते हैं तो। ठीक है, फिर हम बात करेंगे और एक क्वेश्चन के बारे में। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज मतलब दिखने में थोड़ा सा टफ लगता है ये, लेकिन एक्चुअली में बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ये क्वेश्चन गिवन है, सॉरी ऐसा, फिर दूसरा क्वेश्चन कैसा है, 81⁻x-1 = 3। ओके, कुछ ऐसा इक्वेशन दिया है। अच्छा, इसको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट लिखो। ठीक है, ये क्वेश्चन है डायरेक्ट। तो यहाँ से हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? अरे भाई आसान है भाई, तुम इतना घबराते क्यों हो, क्वेश्चन तो आसान ही है। इक्वेशन 1 में देखो क्या है। इक्वेशन 1 में पूछा गया है 3x + y = 81। मुझे बताओ, क्या मैं 81 को 3⁴ नहीं लिख सकता क्या? हाँ भाई, लिख सकता हूँ भाई। तो 3x + y = 3⁴। अभी बेस सेम है, सिंस बेसिस आर सेम, तो क्या होगा, पावर्स भी सेम हो जाएंगे। सिंस बेसिस आर सेम, देयरफॉर x + y = 4 हो गया। एक इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया। अच्छा, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में देखेंगे। इक्वेशन 2 में क्या क्वेश्चन है, 81⁻x - y = 3। क्या मैं 81 को 3⁴ लिख सकता हूँ? हाँ, 3⁴ × x - y = 3। मतलब कि बेसिस सेम है, मतलब क्या होगा भाई, पावर्स भी सेम होगा। बेसिस आर सेम, सिंस बेसिस आर सेम, देयरफॉर 4 × x - y = 3। तो ये होगा x - y = अच्छा, एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4x - 4y = 3। ओके, ये चौथा वाला इक्वेशन मान लेते हैं। अभी देखो, अभी हमें एक नए इक्वेशंस मिल चुके हैं। ठीक है, इनको अगर हम सॉल्व करते हैं और x और y का वैल्यू निकालते हैं, तो वही वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज भाई इसका इक्वेशन यही है। ठीक है ना, मतलब इसका जो एक इक्वेशन का पार्ट है यही है, इसको सिंप्लीफाई करके हमें ये मिला है। ठीक है, तो यहाँ से अगर x और y का वैल्यू निकालेंगे तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज ये इसी का पार्ट है ना। ओके, तो अभी आप कौन से वेरिएबल को कैंसिल आउट करना चाहते हो एलिमिनेशन मेथड से? तो मैं चाहता हूँ कि x को मैं एलिमिनेट कर लूँ, तो मुझे इसका कोएफिशिएंट 4 के बराबर करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर 4 के बराबर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फुल इक्वेशन को। ठीक है, तो करो भाई, और क्या कर सकते हैं। इक्वेशन 3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 4x + 4y = 16। ठीक है, याद रखना कि बोथ साइड में हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। और इक्वेशन 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, बिकॉज ऑलरेडी इसका कोफिशिएंट 4 है, बराबर है। ठीक है ना, 4x - 4y = 3। अभी अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो देखना पड़ेगा कि x के सामने क्या साइन है।
तो देखो x के सामने जो है वो साइन है प्लस, दोनों ही प्लस है, तो सेम साइन होने से मैंने क्या बोला था, सब्सट्रैक्शन करो। लेकिन अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो देखो y के सामने प्लस है और a के सामने माइनस है, तो ऑपोजिट साइन होने से क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस। तो आपकी मर्ज़ी आप कौन सा एलिमिनेट करोगे। तो मैं तो x को एलिमिनेट करूँगा, इसको मैं, इसलिए मैं इसको मान लेता हूँ फिर से इक्वेशन 4 and 5, सॉरी 5 and 6, इक्वेशन 5 and 6। अभी 5 से हम 6 को माइनस कर देगा, क्यों भाई, क्योंकि सेम साइन होता है, और सेम साइन होने से क्या होता है, सेम साइन होने से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस है, ठीक है। तो माइनस होने से यहाँ पर माइनस साइन होगा, यहाँ पर साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है माइनस में क्या होता है। तो x 4x कैंसिल, तो ये प्लस होकर 8y हो जाएगा और ये माइनस होकर 13 हो जाएगा, है ना। तो y का वैल्यू कितना आता है, हाँ y का वैल्यू आता है 13/8। रुको थोड़ा सा वेट, 13/8 आएगा क्या, हाँ मैं 13/8 आएगा क्या, 13/8 आएगा क्या, वेट, क्या करूँ 13/5, इसमें कुछ लगाया क्या, नहीं, अच्छा इस 4x - 4y = 1 आएगा, ये 1 कैसे आएगा, ओह सॉरी 3 नहीं, यहाँ पर 3 नहीं, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ पर 3^1 है ना, तो 1 होगा ना, अरे यार इसके लिए तो गलती हो गया मेरा, ओके तो यहाँ पर 1 होगा, सॉरी फॉर डैट। तो 1 होने से ये 15 हो जाएगा, तभी तो बोलूँ थोड़ा आंसर मेरा मिसमैच हो गया, 15/8 होगा, ठीक है। अभी देखो क्यों हुआ यहाँ पर, देखो यहाँ पर 3 की पावर में तो 1 है ना, तो मैंने डायरेक्ट 3 कैसे लिख दिया ना, मुझे तो पावर 1 लिखना है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया गलती से, इसलिए ऐसा हुआ। तो y का वैल्यू आ चुका है 15/8, ठीक है। अभी ये एक आंसर है, अभी इसके वैल्यू, y के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मान लेते हैं हमने इक्वेशन कहाँ पर पुट किया, अच्छा इक्वेशन 3 में पुट कर दिया। इक्वेशन 3 क्या है, x + y = 4, यहाँ पर x का वैल्यू होगा -4 y, फिर अभी y का वैल्यू पुट करेंगे तो -15/8, तो x का वैल्यू आएगा, एलसीएम लेने से 4 × 8 32 -15/8, मतलब 17/8, ओके। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 17/8, तो ये है हमारा दूसरा आंसर, ओके। अभी हम चले जाएंगे स्पेशल मेथड की तरफ, फिर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉल्वेबिलिटी के बारे में। आज भाई सिंपल है, सेम ही है, आपने पढ़ के रखा है ऑलरेडी, फिर भी मैं आपको बता दूंगा फिर से, क्योंकि बहुत लोग सोचेंगे कि मैंने नहीं पढ़ाया। आइए भाई, स्पेशल मेथड कहाँ पर है, स्पेशल मेथड का क्वेश्चन कहाँ पर है, देख लेते हैं भाई, मिल गया। अच्छा मान लीजिए चलिए सॉल्व 99x + 101y = 499, और दूसरा इक्वेशन है 101x + 99y = 501। कैसे सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, और सॉल्व करके x और y का वैल्यू कैसे निकालोगे, मुझे बताओ, कौन सा मेथड यूज़ करोगे। अच्छा एक काम करो, आप पहले कोई सा भी एक मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझे, ठीक है, सॉल्व करके दिखाओ मुझे, पहले वीडियो को पॉज करके करके दिखाओ, ठीक है। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, या फिर एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ट्राई करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई करो, ठीक है। तो मैं भी अभी थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ, अगर आपका हो गया हो तो, ठीक है। तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में एलिमिनेशन या फिर
सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्यों? बिकॉज अगर मैं एलिमिनेशन यूज़ करता हूँ तो मान लेते हैं मैंने सपोज एक्स को एलिमिनेट करना चाहता, ठीक है, मैं एक्स को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो एक्स का कोफिशिएंट मुझे क्या करना, अच्छा एक्स का कोफिशिएंट मेरे को क्या करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इक्वल बनाने के लिए कोफिशिएंट का एलसीएम ले लो। 99 और 101 का एलसीएम कितना होगा भाई? बहुत ज़्यादा होगा। एलसीएम कितना होगा? 99 इंटू 101 होगा एलसीएम, ठीक है। तो हमें फिर 99 के साथ कुछ ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि हमें क्या मिले, वो एलसीएम के बराबर मिले, मतलब 99 इंटू 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है, 101। और फिर 101 के साथ भी हमें 99 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें एलसीएम के बराबर रिजल्ट मिले। मतलब कि इस पूरे इक्वेशन को हमें 101 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ टू बिग। इसको भी हमें 99 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ टू बिग। तो एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पर यूज़ होगा नहीं, बिकॉज बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, करते करते थक जाओगे। बोर्ड्स एग्जाम में अगर आ गया ना तो 1 घंटा में भी ख़त्म नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा लंबा आंसर आएगा, ठीक है। और अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड करोगे तो क्या होगा, देखो सपोज यहाँ से मैंने एक्स का वैल्यू निकाल लिया, 499 माइनस 101 वाई बाई 99, इसको इसमें पुट कर दिया, 101 डिवाइडेड बाई 101 इंटू 499 माइनस 101 वाई डिवाइडेड बाई 99। फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ इसको फिर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। बाप रे बाप, इतना मल्टीप्लिकेशन तो होगा नहीं हमसे, ठीक है। तो शॉर्टकट बताओ ना भाई। शॉर्टकट ये है कि अभी हम यूज़ करेंगे स्पेशल मेथड। स्पेशल मेथड यूज़ कब होता है? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वाई बराबर है 99, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वाई, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बराबर है। जब भी आपको ऐसा देखने को मिले तब जाके स्पेशल मेथड का यूज़ होता है, ठीक है। ऐसा अगर हो तो, अगर ऐसा नहीं है तो स्पेशल मेथड का यूज़ नहीं कर सकते आप। तो इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। क्या करना है, पहले दो इक्वेशंस को प्लस करो, फिर माइनस करो, दो इक्वेशंस मिलेंगे। दिखाता हूँ कैसे। इक्वेशन 1 को प्लस कर दो इक्वेशन 2 के साथ, तो 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, और फिर यहाँ से 101x प्लस 99y इक्वल टू 500y, ठीक है। अभी प्लस हो रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा नीचे का, तो ये प्लस होके क्या होगा 200x, ये भी प्लस होकर 200y, और ये प्लस होकर 1000। तो मैं क्या यहाँ से 200 कॉमन ले सकता हूँ भाई? हाँ ले सकता हूँ। तो क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1000। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 से 10 को डिवाइड किया तो 5। तो हमें यहाँ पर एक नया इक्वेशन मिला, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 5। इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया, ओके ओके। और देखो ये जो इक्वेशन आया है ये इन्हीं दोनों से आया है, ठीक है ना। इन्हीं दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें आया है, मिला है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे इक्वेशन से आया, नहीं, इन्हीं दो इक्वेशन से आया है, ओके ओके। फिर अभी क्या करना है, अभी माइनस कर दो, 1 माइनस 2 करो, तो 99x प्लस 100y इक्वल टू 499, और ये 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। माइनस करो, यहाँ पर माइनस चेंज, यहाँ पर माइनस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा -2x, यहाँ पर होगा +2y, यहाँ पर होगा -2। तो मैं क्या यहाँ पर -2 कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x, फिर सिर्फ x रहेगा, फिर प्लस है लेकिन सामने तो माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस में प्लस होता है, तो हमें यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, ताकि ब्रैकेट जब खोलोगे, देखो जब माइनस और माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। मतलब जब हम इसको ब्रैकेट खोलेंगे तब हमें 2x -2x प्लस 2y चाहिए, और अगर हम यहाँ पर प्लस दे देते हैं तो माइनस प्लस होगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, जो कि इसके साथ मैच नहीं करता है, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना है आपको, ओके। फिर -2 कैंसिल, फिर हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये चौथा इक्वेशन। और ये इक्वेशन कहाँ से आया है, इन्हीं दो इक्वेशंस को माइनस करने के बाद आया है, और ये प्लस करने के बाद आया है, ठीक है। अभी देखो क्या करेंगे, यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं एलिमिनेशन से या फिर सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि छोटा है, ठीक है। अभी देखो सपोज मुझे y को एलिमिनेट करना है, ठीक है, y को एलिमिनेट करना है या फिर x को एलिमिनेट करना है। तो देखो दोनों का कोफिशिएंट सेम है, सबका कोफिशिएंट सेम है, तो अभी कुछ मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है।
तो डायरेक्ट देखो यहाँ पर x का प्लस है, यहाँ पर भी x का प्लस है, तो x को अगर हम एलिमिनेट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, बिकॉज सेम साइन है तो सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। 3 - 4 तो x + y = 5, x - y = 1। माइनस कर दिया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये और ये कैंसिल, तो ये +y + 5 मतलब 2y, और ये होगा +5 - 1 होगा तो 4। y का वैल्यू तो आ चुका है 2, ठीक है, y का वैल्यू तो आ चुका है 2। अभी किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, सपोज इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया हमने, इक्वेशन 4 में, ठीक है। तो इक्वेशन 4 में हमने पुट कर दिया x - y = 1, फिर यहाँ से x का वैल्यू आएगा 1 + y, फिर अभी y का वैल्यू पुट कर दो, 1 + 2 = 3। तो मिल गया कि देखो कितने आसानी से मिल गया भाई, स्पेशल मेथड से। तो स्पेशल मेथड का यूज़ तभी होता है जब ऐसा कुछ कंडीशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसे हम कहेंगे स्पेशल मेथड, इसका नाम ही स्पेशल है क्योंकि स्पेशल केसेस में यूज़ होता है, ठीक है। ये यू कैन से कि अमृत जैसा है, अमृत, ठीक है। ये इतना बड़ा बड़ा सम, ठीक है, इसको चुटकियों में सॉल्व कर देता है ये, ठीक है। तो x और y का वैल्यू मिल चुका है, अभी क्या करना है, आइए अभी हम करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉल्वेबिलिटी के ऊपर थोड़े क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्वेबिलिटी क्या है? अरे भाई कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्वेबिलिटी आराम से सोचेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है समझने वाली बात है, तो आपको मैं समझा कर ही जाऊंगा, है ना। चलिए भाई कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्वेबिलिटी करते हैं। उससे पहले हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्वेबिलिटी क्या है देखो क्या होता है वो चलिए देखो भाई, लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्वेबिलिटी क्या है। कंडीशंस, कॉन्सेप्ट नहीं, कंडीशंस। तो कंडीशन के लिए मैं थोड़ा ये वाला इंक यूज़ करता हूँ। आइए भाई, अरे लाल नहीं रे, लालू नहीं, लालू नहीं, थोड़ा अच्छा कलर दे दो। ये वाला नहीं, ये वाला। एक बक्सा बनाओ, बक्सा, एक बक्सा बना लो। बक्सा बना लिया है अभी ऊपर लिखो कंडीशंस ऑफ कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी मतलब सॉल्व होने की क्षमता, एबिलिटी टू गेट सॉल्व्ड ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है भाई। कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है? द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, the system of pair of linear equations जैसे कि a1x plus b1y plus c1 equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 equal to 0, ये दोनों क्या है? सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। मतलब क्या, दोनों सिस्टम मतलब ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा, इन दोनों इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन कब होगा? क्या बोला था मैंने? रोमन 1 हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। देखो थोड़ा सा वेट, हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन कब होगा? जब कंडीशंस क्या था? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इससे हमें ये समझना है कि अगर हमें यूनिक सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, अगर हमें यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो ऐसा कंडीशन हमें चाहिए होता है, ठीक है। ऐसा कंडीशन अगर हमारा फुलफिल होता है तो समझ जाना है कि हमारा यूनिक सोल्यूशन मिलेगा इस दोनों इक्वेशन से, ठीक है। मतलब एक ही मात्र सोल्यूशन होगा इस सोल्यूशन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। और अगर ऐसा हो
कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इनफाइनाइट सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है या फिर होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होना चाहते हो या फिर चाहता है ये लोग, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। मतलब अगर तुम चाहते हो कि इन दोनों इक्वेशंस का इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो ये क्राइटेरिया तो फुलफ़िल करना पड़ेगा, ये कंडीशन तो फुलफ़िल करना ही पड़ेगा इनको। अगर फुलफ़िल कर लिया तो इन दोनों का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट वाला क्या था भाई, नो सॉल्यूशन वाला, कि अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, तब ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। मतलब नहीं होता या फिर नहीं होना चाहिए, तब कैसा कंडीशन होगा, ऐसा कंडीशन होगा। तो अगर सिर्फ एक सोल्यूशन होना चाहिए तो ऐसा कंडीशन, अगर अनगिनत सोल्यूशन होना चाहिए तो एक कंडीशन, और अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं होना चाहिए तो ये सब कंडीशन। यही है भाई कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी, ठीक है। और कुछ नया इसमें है नहीं भाई, यही क्वेश्चन है इसका, मतलब यही कॉन्सेप्ट है, कुछ नया है नहीं इसमें। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहले से ही पढ़ते आए हैं इसको चैप्टर के पहले से ही, है ना। तो यहाँ पर तो हमारे कंडीशंस ऑफ फॉर सॉल्वेबिलिटी ऐसा है। अब इसके रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसा, देखो। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच the given solution the given system the given system has a unique solution इक्वेशंस गिवन है x माइनस ky इक्वल टू 2 और दूसरा है 3x प्लस 2y इक्वल टू -5। कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे? देखो, मुझे सबसे पहले बताओ यूनिक सोल्यूशन होने के लिए कैसा कंडीशन चाहिए। तो आप बोलोगे भाई, अरे भाई बचपन से पता है, अरे भाई ऐसा कंडीशन होना चाहिए यूनिक सोल्यूशन होने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक मात्र सोल्यूशन होने के लिए ऐसा कंडीशन होना चाहिए। अच्छा, अभी A1 के जगह पर बिठा दो वैल्यू, A2 के जगह पर बिठा दो वैल्यू, B1 के जगह पर बिठा दो वैल्यू, B2 के जगह पर बिठा दो वैल्यू, बिठाओ जल्दी बिठाओ। A1 क्या है? 1, ठीक है। A1 1 है, A1 का वैल्यू 1 है। A2 का वैल्यू कितना है? 3। नॉट इक्वल टू के, अच्छा B1 का वैल्यू B1 का वैल्यू -k और B2 का वैल्यू 2, ठीक है। ऐसा कुछ आया है, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये हो जाएगा 2/3 नॉट इक्वल्स टू -k। माइनस को भी उस तरह भेज दो, -2/3 नॉट इक्वल्स टू k, ठीक है। अरे ये क्या लिख दिया भाई, समझ में तो नहीं आ रहा, ये क्या लिख दिया ये -2/3 नॉट इक्वल्स टू k। मतलब k का वैल्यू जो है ये -2/3 के अलावा कोई भी रियल नंबर अगर हम k की जगह पर देते हैं तो इस इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। k के जगह पर -2/3 के अलावा कोई भी रियल नंबर का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो दोनों इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या बात समझ में आई आपको? जी हाँ, समझ में आ गया है। तो यहाँ से क्या समझे कि k वैल्यू इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2/3, एक्सेप्ट -2/3 के अलावा k के जगह पर कुछ भी वैल्यू डाल दो भाई, कुछ भी रियल नंबर डाल दो, दोनों इक्वेशंस का आ जाएगा भाई आपका। अच्छा, मान लेते हैं हमने k का वैल्यू को 1 पकड़ा, ठीक है। 1 देने से क्या होगा? x - y = 2 हो जाएगा,
और 3ax प्लस 2y इक्वल टू -5 हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हमें a1, अगर हमें एक कंडीशन मिलता है अभी देखो तो यूनिक सोल्यूशन होगा, है ना। तो ये होगा 1/3 और ये -1/2। अच्छा भाई इक्वल नहीं है, अच्छा यूनिक सोल्यूशन होगा इस दोनों सोल्यूशंस का, सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा, बिकॉज इसने ये वाला क्राइटेरिया फॉलो किया है। ओके, अभी अगर इसमें 2 भी देते हो तब भी ऐसा होगा। तो सपोज मान लेते हैं 2 दिया तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, दो नॉट इक्वल टू दिस, तो ये भी यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट -2/3। पुट करोगे यूनिक सोल्यूशन मिलेगा पेयर ऑफ सिस्टम से, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अभी जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू find the value of k for which the given system has infinitely many solutions। k का वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे कि इन दोनों इक्वेशंस का इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, मतलब अनगिनत सोल्यूशन हो। और अनगिनत सोल्यूशन का क्राइटेरिया क्या था भाई, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, है ना, याद है क्या? हाँ भाई ज़रूर है। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस का क्राइटेरिया था a1/a2, कंडीशन कह सकते हो, इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। अगर इक्वल हो गया तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आएगा। तो भाई a1 का, अच्छा a1 का वैल्यू क्या है 5, a2 का वैल्यू 10 है, फिर इक्वल टू b1 का वैल्यू 2 है, इसका b2 का वैल्यू 4 है, c1 का वैल्यू कितना है -k है। क्यों भाई -k क्यों है, -k क्यों है? अरे भाई अगर k को हम इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना। जनरल फॉर्म क्या है बताओ, जनरल फॉर्म क्या है बताओ, a1 x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो c1 उस तरफ था, ठीक है, हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो c1 को हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरफ लाना पड़ेगा। तो c1 को हमने इस तरफ लाया, तो लाने के बाद -k हो जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए -k। अगर हम डायरेक्ट k/3 भी लिखते हैं तो कोई गलत वाली बात नहीं है, बिकॉज माइनस कैंसिल हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यही है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, ये भी इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, जनरल फॉर्म के हिसाब से। और स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से k/3 भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ जनरल फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं इसलिए। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, यहाँ से 1 1, यहाँ पर 1 1 1 2 1 2। अच्छा तो क्या है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू k/3, ठीक है, k/3। अभी k का वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे कि ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। अभी देखो 1/2 इसके भी बराबर है, 1/2 इसके भी बराबर है, मतलब क्या लिख सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 इक्वल टू k/3 भी लिख सकते हैं भाई, बिकॉज इक्वल टू ही तो है, इक्वल टू ही तो है, तो लिख सकते हैं। यहाँ से k का वैल्यू क्या होगा 3/2, ठीक है, तो आंसर होगा 3/2। लेकिन ऐसे कैसे मिला भाई? अरे भाई हमने पहले क्या किया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के कंडीशन में सारे के सारे a1 b1 जितने भी वैल्यू से पुट किया, वहाँ पर से हमें k का वैल्यू निकालना है बस, ठीक है। देखो इसके बराबर इक्वल टू ये इसके बराबर भी है, तो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, तो इनमें से कोई भी एक ले लो भाई। सपोज हमने हाफ को लिया, ठीक है, तो हाफ बराबर k/3 सॉरी, यहाँ से k का वैल्यू निकाल लो तो आंसर मिल जाएगा आपको। और सिर्फ यही कंडीशन क्यों लिया, बिकॉज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होना चाहिए, है ना। तो आप प्रूफ कर सकते हो भाई, k की जगह पर 3/2 बिठा दो, तो यहाँ पर k की जगह पर 3/2 बिठाओगे तो 3 और 3 कैंसिल होकर हाफ रहेगा, तो ये जाकर हाफ रहेगा, तो हाफ इक्वल टू हाफ, मतलब क्या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो k का वैल्यू अगर 3/2 दोगे तब जाके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होगा इस इक्वेशन का, इस सिस्टम का, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन को समझने वाले क्वेश्चन है, मतलब सोचने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूँ कि अगर नो सोल्यूशन हुआ तो क्या करना है,
वैल्यू ऑफ के निकालो जिससे कि सिस्टम का नो सोल्यूशन आए. फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर which the given polynomial अरे सॉरी सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन. कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता इस सिस्टम का. अगर मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, सॉरी x नहीं, k का वैल्यू क्या होना चाहिए. 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0. तो नो सोल्यूशन का क्राइटेरिया क्या था, कंडीशन क्या था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2. अभी a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू पुट कर दो. तो a1 का वैल्यू 3, b1 का a2 का वैल्यू k है, इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है -4, b2 का वैल्यू 3 है, नॉट इक्वल्स टू c1 का वैल्यू 7 है और c2 का वैल्यू 5 है, सॉरी -5 है. ओके, तो k का वैल्यू, अच्छा इसका आप दो तरीके से कर सकते हो. ठीक है, k का वैल्यू आप चाहो तो इसके साथ ये यूज़ कर सकते हो या फिर इसके साथ ये यूज़ कर सकते हो. देखो क्या करना है. पहले मैं क्या करता हूँ, इसके साथ ये लेता हूँ, कौन सा वाला, ये वाला, और ये वाला लेता हूँ. इक्वल टू है इसलिए मैं ले रहा हूँ इसको. तो यहाँ से मैं 3/k इक्वल टू -4/3 लेता हूँ. k का वैल्यू होगा -9/4. ठीक है, मतलब वैल्यू ऑफ k होना चाहिए -9/4. अगर हम इसको पुट करते हैं यहाँ पर तो सोल्यूशन का नो, मतलब सिस्टम का नो सोल्यूशन होगा. ठीक है, नो सोल्यूशन होगा. कैसे, देखो कैसे पता चलेगा. देखो यहाँ पर क्या होगा. हाँ, 3 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू -9/4 है ना. तो 3 इंटू 4/9 ये कैंसिल होगा. तो -4/3 इक्वल टू -4/3. ठीक है, लेफ्ट यहाँ पर -4/3 आया, यहाँ पर ऑलरेडी -4/3 है, नॉट इक्वल्स टू 7/5 -5 हो गया भाई. कंडीशन मिल गया पैरेलल लाइंस का, मतलब नॉट सोल्यूशन होगा. अभी अगर मैं इसको और इसको लूँ तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या, नहीं होगा. देखो अगर मैं ऐसे लूँ कि 3/k नॉट इक्वल्स टू 7/-5, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से k का वैल्यू आएगा -15/7. ठीक है, मतलब k का वैल्यू इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, जिसको अगर हम इसमें पुट करेंगे तो सोल्यूशन का नो सोल्यूशन आएगा. अरे सॉरी, सिस्टम का नो सोल्यूशन आएगा. समझे. देखो k इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -15/7. k का वैल्यू -15/7 के अलावा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पुट कर सकते हो यहाँ पर. कुछ भी, कोई भी रियल नंबर पुट करोगे तो नो सोल्यूशन आएगा इसका. लेकिन रुको, अभी हमारा आंसर यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ है? अगर हम यहाँ पर k की जगह पर कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं तो हमें नो सोल्यूशंस नहीं मिल रहा है. ठीक है, लेकिन क्यों भाई, हम आपने तो बोला अभी ऑल रियल नंबर्स. नहीं, मैंने गलत बोला था. ठीक है, आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता. देखो k का वैल्यू -9/4 होगा एक्सेप्ट ये. हमने तो ऑलरेडी k का वैल्यू निकाल लिया है ना, मतलब इसका k का वैल्यू इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, अगर k का वैल्यू इसके अलावा कुछ होगा तो ये नो सोल्यूशंस नहीं होगा ये सिस्टम. मतलब मेरा बात ये है कि k का वैल्यू ये होगा लेकिन ये नहीं होगा. ठीक है ना, k का वैल्यू सिर्फ ये होगा और ये नहीं होगा. अगर ये पुट करोगे तो यहाँ पर आपको नो सोल्यूशन नहीं होगा सिस्टम का. तो k का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -9/4 ही होगा, जिसके वजह से ये सिस्टम का नो सोल्यूशन होगा. और -15/7 नहीं होगा k का वैल्यू, ऐसा मैं समझाना चाहता हूँ. ओके, तो यहाँ से k का वैल्यू आपको मिल चुका है. बस मैंने आपको इसको समझाने के लिए, ठीक है,
क्योंकि आप तो समझ सकते हो कि भाई अगर मैं इसको, आपने सपोज मान लिया कि आपने ये वाला इक्वेशन नहीं लिया, ठीक है, आपने ये वाला इक्वेशन ना लेकर आपने ये वाला इक्वेशन लिया, ठीक है, तब आप तो लिख दोगे कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ये, नहीं, तब गलत होगा आपका, है ना, तब गलत होगा आपका। तब आपको पहले के का वैल्यू निकालना है, ठीक है, फिर आपको यहाँ से अगर चाहो तो आप देख सकते हो कि क्या आता है, -15/7, मतलब ये वैल्यू होगा नहीं कभी भी, ये वैल्यू कभी होगा ही नहीं, होगा तो सिर्फ ये, ठीक है। तो एक्चुअली काम करो, ये वाला काट दो, इसकी ज़रूरत नहीं, बस आपको मैं उस डाउट क्लियर करने के लिए करवाया हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पर तो आपने लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा देखो नॉट इक्वल्स टू के, तो यहाँ पर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2/3, तो आप ऐसा भी सोच सकते हो भाई कि हाँ भाई उसने लिखाया था ऐसे, आपने लिखाया था, तो ऐसे यहाँ पर ऑल रियल नंबर्स बिठा सकता हूँ, लेकिन ये बिठा नहीं सकता, मतलब इसके अलावा कुछ भी बिठाऊँगा तो नो सोल्यूशन आएगा, नहीं। के जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू बैठेगा जो कि ये, जिसके अलावा और कोई भी वैल्यू नहीं बैठेगा इसमें, और अगर बैठता भी है तो इसका नो सोल्यूशन नहीं आएगा, कुछ और हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आपको रखना है, ये आपको माइंड में, आपके दिमाग में रखना है ये बातें, ठीक है। तो ये होगा आपका एक्स के का वैल्यू, आंसर ये होगा। अभी 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 तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों? देखो हमें बताया गया है कि सी का वैल्यू निकालो जिससे कि सिस्टम का इनफाइनाइट सोल्यूशन हो यहाँ से। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन का क्राइटेरिया क्या था, कंडीशन क्या था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यहाँ पर A1 A2 सबका वैल्यू बिठा देता हूँ, C/12 3/C इक्वल टू 3 - C/-C, ठीक है। ओके, तो अभी क्या करेंगे कि मान लेते भाई हमने ये और ये वाला इक्वेशन लिया, ठीक है, इजी लग रहा था इसलिए लिया ये वाला, ठीक है। यहाँ से सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, C/12 इक्वल टू 3/C, तो ये होगा C² इक्वल टू 36, यहाँ से C का वैल्यू होगा ±√36 which इक्वल टू C इक्वल टू +6, -6। अभी ऐसा क्यों, मतलब +-6 देने का कारण क्या है, +- क्यों है, बिकॉज +6 स्क्वायर करोगे तब भी 36 आएगा, -6 करोगे तब भी 36 आएगा, तो माइनस करने के बाद भी सेम वैल्यू, प्लस रखने के बाद भी सेम वैल्यू, इसलिए +- दोनों ही हो सकता है, ठीक है। अभी मेन बातें यहाँ पर आपको आती हैं, क्या आती है कि क्या सी का वैल्यू +6 और -6 दोनों ही बिठाऊँगा इस इक्वेशन में, इस सिस्टम में, तो हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, ये क्वेश्चन आपका होता है। अगर 6 बिठाऊँगा तो क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, देखता हूँ। 6/12 हाफ, 3/6 हाफ, ये होगा -3/6 होगा हाफ, तो +6 बिठाने के बाद हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल चुका है। लेकिन -6 जब बिठाओगे, जब -6 बिठाओगे तो +6 हो जाएगा ये, फिर यहाँ पर -6 होने से -6 और यहाँ पर +6, ठीक है। -6/12 -1/2, फिर यहाँ पर 3/6, 3/-6 मतलब -1/2, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 6/6 जो कि है हाफ, ओनली हाफ, अच्छा 9/6 मतलब 3/2, तो ये तो इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं दे रहा है, ठीक है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो, अगर मान लेते हैं लेट C इक्वल टू +6, ठीक है, इसको जब पुट करोगे तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2, अगर C1/C2 आता है तो हाँ भाई हमारा आंसर होगा C इक्वल टू 6। तो ये 1/2 आया, इसमें 1/2 आता है, इसमें 1/2 आता है, इसमें 1/2 आता है, ठीक है। मतलब कि अगर C का वैल्यू 6 होगा, +6 होगा, तब इक्वेशन का इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। लेकिन अगर -6 पुट करते हैं, लेट C इक्वल टू -6, तब हमें यहाँ पर -1/2 देखने को मिलता है, यहाँ पर भी फिर से -1/2 देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर 3/2 देखने को मिलता है। तो क्या ये कंडीशन इनफाइनाइट सोल्यूशन का कंडीशन है? नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि C का वैल्यू अगर हम -6 देंगे तो हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा सिस्टम का? नहीं मिलेगा। तो हमारा आंसर होगा सिर्फ C का वैल्यू 6 होगा, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं होगा।
ठीक है। हाँ भाई, यहाँ पर मिला तो हमें -6 है, लेकिन जब हम इक्वेशन में पुट करके देखा तो वो इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं दिखा रहा है ना, इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि +6 इज़ द ओनली वैल्यू ऑफ C फॉर विच द सोल्यूशन द पेयर ऑफ सोल्यूशन द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशंस। -6 दोगे तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। देखो ये नो सोल्यूशन का कंडीशन है, तो नो सोल्यूशन तो नहीं कहा, इनफाइनाइट सोल्यूशन का है, तो देयरफॉर C का वैल्यू 6 होगा, सिर्फ ओनली 6। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। सो यही है ये चैप्टर। ठीक है, फिर हमारा एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो चुका है इस चैप्टर का। फिर हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे और एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ।